कि नीट के लिए क्या चाहिए, एक अच्छे सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये बच्चा कहाँ से आया है, कहाँ गया, 10th तक क्या आपका ये सपना था कि मैं कभी एमबीबीएस कर पाऊँ, मैं डॉक्टर बन पाऊँ? मतलब टीचर्स के वर्डिंग्स आपको समझ में नहीं आ पा रही है। आपने उससे उभरने के लिए क्या किया शुरुआत के दौर? क्लास में भी सबसे ज़्यादा मैं क्वेश्चन पूछता था, इवन सिंपल वर्ड का मीनिंग पूछते रहते थे। उसके बाद 2019 में क्या हुआ? मैं उसके बाद टारगेट ज्वाइन कर लिया था आपके पास भी। जब मेरे को डाउट आता था इंग्लिश समझने में, तो उस टाइम लगता था कि मेरे से लग रहा नहीं होगा। तो मुझे याद है जहाँ तक आपने कभी एंड्रॉइड फ़ोन नहीं देखा था 2000 में। स्टार्टिंग किया तो 6 मंथ मेरा अंग्रेजी समझ में हो गया, नॉलेज तो गेन हुआ ही नहीं। जिन बच्चों के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, मुझे जितना ध्यान है, उसमें आईआईटी के भी बच्चे। यस सर। टोटल परसेंटाइल आपके अराउंड 99.99। यस सर। नमस्कार साथियों, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो प्रवेश? सर बढ़िया है। इस वक़्त मैं आप लोगों से सीधा जुड़ रहा हूँ प्रवेश के साथ। प्रवेश हमारा 4 साल पुराना एक स्टूडेंट है जो फ़िलहाल इस वक़्त आईएमएस बीएचयू भारत के सबसे प्रतिष्ठित अ, मेडिकल कॉलेज में से एक आईएमएस बीएचयू से अपना एमबीबीएस लगभग कंप्लीट कर चुका है। तो मैं उनसे अभी आप लोगों को मिलवा रहा हूँ और बातचीत का ये दौर शुरू करने जा रहा हूँ और आप समझ पाएँगे कि नीट में टॉप रैंक लाने के लिए क्या बारीकियाँ चाहिए, कितनी मुसीबतों को झेल के इस बच्चे ने नीट का क्या रैंक, एक शानदार रैंक ओवरऑल 99.9 परसेंटाइल के अराउंड नीट 2020 में अपना पोजीशन सिक्योर करा और उन मुसीबतों को समझेंगे, उन कमियों को समझेंगे और इस मिथ को एक बार दोबारा तोड़ेंगे, जो ये समझते हैं कि एक अच्छी रैंक तभी लाई जा सकती है जब एक बहुत बड़े कोचिंग मतलब बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए जाए तब। बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ये भी एक मिथ होती है। अ, अगर 10th तक मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है तो शायद मेरा नीट और जेईई नहीं हो सकता, ये भी एक मिथ है। तो इन सभी मिथ को हमारा ये बच्चा आज आपके सामने अपनी चीज़ों को रखेगा और ये तोड़ पाएगा। आप समझ पाएँगे कि नीट के लिए क्या चाहिए, एक अच्छे सक्सेसफुल लाइफ़ के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये बच्चा कहाँ से आया है, कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो अगले कुछ मिनटों में हम लोग प्रवेश से बातचीत करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम लोगों के साथ इस पॉडकास्ट में। प्रवेश, थैंक आपका पूरा नाम? थैंक यू सर। माय नेम इज़ प्रवेश कुमार फ्रॉम द एमबीबीएस कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी and I got admission in 2020 from the Central Institute and I study continuously. But finally, my MBBS UG course almost completed, and then now only left is the internship. अच्छा, यानी इंटर्नशिप अभी आपकी बाकी है। Yes sir. इंटर्नशिप तो आप आईएमएस पीएचयू से ही कर रहे हो। हाँ, जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 15 फरवरी 15 फेब हाँ। से शुरू होने जा रही है यस आपकी। सर। सवालों का दौर शुरू करते हैं प्रवेश के साथ। सबसे पहले तो प्रवेश बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ बेटा। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा लगा कि आप कॉलेज से जब आप वैकेशन घर में आए हैं, तो आप हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे बच्चों को बता रहे हैं। बहुत सारे पहलू पर बातचीत करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा। आप किस स्टेट से रहने वाले? सर मैं तो बिहार स्टेट से हूँ। डिस्ट्रिक्ट, जिला? जिला सुपौल है, गांव पिपराहर है। गाँव पिपराहरी आप यस। बोलते हैं। यस। ये गाँव जो है वो मतलब क्या बहुत पिछड़ा गाँव है या बहुत आगे थोड़ा डेवलप्ड है? मैं तो पिछड़ा ही मानता हूँ सर, पिछड़ा ही क्योंकि कोसी एरिया में। कोसी एरिया में यस। और सड़कें अभी भी नहीं है प्रॉपर्ली। यस सर। हुँ। आपने 10th कब किया था प्रवेश? सर मैंने 10th 2015 में किया था। 15 ठीक है। यस। और 12th 17 में। यस। 10th में आप क्या मार्क्स रहा? आपका स्टेट बोर्ड यस सर। क्या मार्क्स रहा? फर्स्ट डिवीजन था सर। फर्स्ट डिवीजन हार्डली यस। मतलब नॉट अ गुड मार्क्स इन 10 यस। क्लास। 66%। ओनली 66% और 12th में 62% ऑलमोस्ट। सिर्फ 62%। यस सर। ठीक है। बोथ टेंथ आर फ्रॉम द बिहार बोर्ड। दोनों आप बिहार बोर्ड से। मतलब स्टार्टिंग से ही बिहार बोर्ड था। अच्छा आप अच्छा 10th 12th तक 10th तक क्या आपका ये सपना था कि मैं कभी एमबीबीएस कर पाऊँ, मैं डॉक्टर बन पाऊँ? सर मैं बस सोचता था कि डॉक्टर बन जाऊँ, मतलब ये नहीं लगता कि था कि मेरा हो ही जाएगा, हुँ। क्योंकि उस लाइफ 10th में से। ये सपना था आपका? यस सर। 10th में था। 12th में आप कहाँ पे 12th आपने किया? होम टाउन में, घर में ही रह के या फिर आप उसके लिए पटना आए? सर मैं घर से किया था 12th। 12th अभी आपने घर से किया 2017। यस। आप पटना कब आए? वो 2017 में। 17 में 12th देने के बाद यस। और उस समय आपको लगा कि मुझे अब नीट की प्रिपरेशन यस करनी है, सर। ठीक है?
आपने शुरू किया तो इंडिविजुअल ट्यूशन से स्टार्ट किया था शुरुआत का दौर या फिर कोचिंग से स्टार्ट? इंडिविजुअल किया था। इंडिविजुअल अलग-अलग यस टीचर्स सर। के दौर। तो आपने फाउंडेशन में एडमिशन लिया 2 ईयर कोर्स या 1 ईयर? मैंने स्टार्टिंग में मतलब 2 बैच करता था, फाउंडेशन ही कोर्स लिया था। लेकिन 2 बैच में आप हाँ, कवर 2 बैच में और वन ताकि 1 साल में आप दोनों ईयर दोनों को कवर कवर कर पाएँ। मेरे को टारगेट थोड़ा टफ लगा तो मैं फाउंडेशन लिया था। आपको मैंने पढ़ाया है तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ इसलिए मैं इसे एक मुद्दे पर मैं जानना चाहूँगा। क्या आप जब 12th करने के बाद पटना आते हैं अपने गाँव से, तो क्या यहाँ अंग्रेजी की कॉम्प्लिकेशंस आपने झेली या नहीं झेली? यस सर, बहुत थोड़ी या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा 6 मंथ ऑलमोस्ट। लगभग 6 महीने। यस सर। मतलब टीचर्स के वर्डिंग्स आपको समझ में नहीं आ पा रहे यस थे। सर। आपने उससे उबरने के लिए क्या किया शुरुआत के दौर में? मैं तो पहले एक डिक्शनरी खरीदा था, अच्छा। फिर मेरे से वो पॉसिबल नहीं हो रहा था तो मैं टीचर से क्लास के बाद मिल लेते थे या क्लास में भी सबसे ज़्यादा मैं क्वेश्चन पूछता था, इवन सिंपल वर्ड का मीनिंग पूछते रहते थे। ठीक है। 17 में आपने पहला नीट दिया, 18 में 18 तो 2018 में जब आपने पहला नीट दिया तो क्या स्कोर थे आपको याद है? क्योंकि मुझे ये ध्यान है 2018 का कट ऑफ 570-80 ये जा रहा था एमबीबीएस का उन दिनों, एमबीबीएस के लिए। यस सर। तो क्या आपका मार्क्स का कुछ है ध्यान में पहली बार? अराउंड अराउंड सर मोर देन 400। मोर देन 400 आपका 2018 में था। यस। उसके बाद 2019 में क्या हुआ? उसमें सर मेरा एग्जैक्ट मार्क्स जो था, नहीं, फिर आपने वो इंडिविजुअल ट्यूशन फिर अगले साल कैरी करा या फिर मैं उसके बाद टारगेट जॉइन कर लिया था आपके पास भी। अच्छा, हाँ, मतलब फिर से इंडिविजुअल ही जॉइन। इंडिविजुअल ही ज्वाइन किया और 2018 में ही आप पहली बार मेरे पास पढ़े थे। यस सर, उस बार मैंने सारे का जॉइन नहीं किया था। ठीक है, जैसे कि मैं केमिस्ट्री का जॉइन किया था और फिजिक्स का किया था और बायोलॉजी सेल्फ स्टडी किया था। ठीक है। क्या प्रवेश 2017 के बाद 18 में जब आपने पहला नीट दिया और आपका 400 के अराउंड मार्क्स आया, तो उस समय में क्या आपको ये लगा कि कभी ऐसी निराशा भी आई कि नहीं हो सकता मेरे से? या सर आई थी एक क्षण के लिए? फिर जब मैंने 2018 से पहले आया था, तो जब मेरे को डाउट आता था इंग्लिश समझने में, तो उस टाइम लगता था कि मेरे से लग रहा नहीं होगा। जब मैंने फर्स्ट बार दिया, मेरा 400 से ज़्यादा मार्क्स आया, तो मैं अंदर से काफ़ी खुश था कि मैं कर सकता हूँ। हुँ, क्योंकि मैं उस लेवल पे रह के 400 जो ला लिए, तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंट था। तो जिसके लिए मैंने फर्दर सोचा कि एक बार और देखा जाए। हुँ। तो फिर से जब मैं दिया मार्क्स, तो मेरा मोर देन मतलब 115 से ज़्यादा एबव का मार्क्स का गेन हुआ, नहीं मतलब 500 प्लस आप चले गए हाँ, 19 557 आया था। उसी साल आपने इनऑर्गेनिक पहली बार पढ़ी थी मेरे से। हाँ, हुँ, यस सर। 557 गया था हाँ, आपका। यस सर, उस बार मैंने बीडीएस में एडमिशन भी ले लिया था। अच्छा 19 में आपने एडमिशन लिया हाँ, पटना डेंटल कॉलेज में। पटना डेंटल कॉलेज में, यस। ठीक है। फिर 19 में अच्छा हाँ, आपने पटना डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया था, हाँ, मुझे ध्यान है। हाँ, फिर मैंने उसका 1 मंथ क्लास भी किया था, हुँ, सारा प्रिपरेशन छोड़ दिया था। फिर मेरे को लगा नहीं मैं कर सकता हूँ, तो फर्दर मैंने फर्दर वो मतलब जो भी बचा हुआ था आपसे भी मतलब 2020 की नीट के देने के लिए हम सारे नहीं पढ़े थे, जहाँ डाउट होते थे, आपसे भी आके पूछते थे। इसी तरह फिजिक्स में भी और बायोलॉजी में मैंने कहीं क्लास उसके बाद नहीं किया था। मैंने सेल्फ स्टडी किया। 19-20 का तो दौर आपका पूरा का पूरा मेरे साथ गुज़रा है। यस एक सर, अच्छा रहना, उठना, सोना, खाना-पीना ऑलमोस्ट 24 आवर। ऑलमोस्ट 24 आवर्स आपका हमारे साथ गुज़रा है। हम लोग क्लासरूम में रहते थे, टीचर्स दाँत में घेरे रहते थे। 2 बेंच लगा के आप लोगों एक को फैमिली की तरह फैमिली की तरह गद्दा मिलता था, गद्दे पे ही आप लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, सो भी जाते। सो जाते थे वहीं पे और घर जाना अलाउड नहीं था। यस सर। हाँ, वो मुझे 19 वाला दौर याद है जो कोविड से ठीक पहले वाला था जब आप 20 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। यस। आप 557 में 2019 में थे, जिस समय मुझे याद है 590 के अराउंड एमबीबीएस के लिए कट ऑफ हुआ करता था यस सर। और 2020 में आप 557 से किस मार्क्स पर पहुँचे? 680। 557 से 680 680 पर प्रवेश 1 साल में पहुँचते हैं। यदि उन पर 24 घंटे एक बढ़िया से सुपरविज़न में काम किया जाता है, हम लोगों की निगरानी में वो पूरी तरीके से रहते हैं, उनका बैठना, उठना, सोना सब कुछ क्लासरूम में होता है। क्या? यस सर। डाउट्स के लिए हमेशा टीचर अवेलेबल रहते हैं या नहीं भी रहते हैं तो बच्चे अपना डाउट्स जमा करते हैं, मतलब एक डिसिप्लिन्ड वे। इसमें मैं अपने या अपने ऑर्गेनाइजेशन या हमारे टीचर्स की मैं तारीफ नहीं करूँगा, इसमें बच्चे की डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि ये सुविधाएँ बहुत सारे बच्चों को मिलती है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर पिक नहीं कर पाते हैं। क्या? यस। भागते रहते हैं।
क्योंकि मुझे याद है जिस समय में आपने जिस क्लासरूम में किया था, उस क्लासरूम में प्रॉपर छत भी नहीं था, टीन का सेट था। यस सर। और वो मई-जून का महीना आप समझ सकते हैं कि उस क्लासरूम में कैसे सुबह से लेके शाम तक बच्चा शाम नहीं रात तक, सुबह 7 बजे से लेके रात तक, वो हम टीचर्स के बीच में रह रहा है, अकेले बैठ रहा है, टेस्ट दे रहा, टेस्ट के बाद डाउट क्लियर कर रहा, सब कुछ बैठ के कर रहा। आपने कभी मुझे याद है जहाँ तक आपने कभी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं देखा था 2000 में। नो सर, मैंने पहले जब कॉलेज एंट्री लिया तब फ़ोन लिया। 2020 में जब इन्होंने पहला नीट दिया है जिसमें इनका 680 है एग्ज़ैक्ट मार्क्स ना 680 और ऑल इंडिया ओबीसी कैटेगरी रैंक इनकी थी 73 173 और ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी रैंक इनकी थी 634 634। ये कोई मज़ाक नहीं है, 680 मार्क्स पर उनको ये मिला था और मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि चौंक गए जब इसका ये मार्क्स आया या ये रैंक आया। ये डिज़र्व क्या करता है, नहीं करता ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि इसने खुद ही नहीं कभी सोचा था कि मेरा ये रैंक आएगा। यस सर। मैंने केवल जब रिजल्ट आया है तो लगभग 5 बार चेक किया कि सच में मेरा 680 आ गया है। मतलब रिज़ल्ट आने के बाद 5 बार इन्होंने चेक किया कि मेरा 680 रियली आ गया है क्या? ये घटना एक बार पहले भी मेरे शो हो गई थी। कुंज बिहारी आपसे सीनियर वो भी आईएमएस बीएचयू से पढ़ा हुआ है 2014 बैच में। तो उसका भी कभी रैंक मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो वो जब रिज़ल्ट लेके आया था क्लासरूम के गेट पे, तो 3-4 बार मैंने चेक किया था सीबीएसई की वेबसाइट पे। उस समय सीबीएसई एपीएमटी हुआ करती थी, 2014 या 15 का बैच का था। तो मैंने चेक किया कि जेनुइनली इसका आएगा, उसका ऑल इंडिया रैंक 215 के अराउंड इस तरीके का आ गया था, ऑल इंडिया रैंक। तो कई बार बच्चों को, कई बार टीचर को, दोनों को डाउट होता है। कई बार बच्चों को डाउट होता है टीचर पे, तो कई बार टीचर को डाउट होता है बच्चों पे। कई बार बच्चों को भी खुद पे डाउट हो जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था। खैर प्रवेश की बात मैं आपको बताऊँ, प्रवेश एक बहुत ही साधारण स्टूडेंट है। शायद मैं कहूँ कि कितना साधारण, तो एक ऐसा साधारण बच्चा जिससे आप रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं यदि आपने अच्छे बच्चों को पढ़ाया है ज़्यादातर। ये मेरा मानना, ये उस तरीके का बच्चा था। लेकिन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लेबर बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ फाइट बात करूँ, स्ट्रगल बात करूँ, तो ये रैंक 1 को डिज़र्व करता है। मतलब इस बच्चे को हमने पढ़ाया, हम लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम इसके साथ गुज़ारा है। सुबह, दोपहर, शाम, रात क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रही है, बाहर चीज़ें क्या है, मतलब जस्ट ही वाज़ क्रेज़ी फॉर हिज़ एम, फॉर हिज़ गोल। इसे उसके सिवा कुछ नहीं दिखता था। मैं आपको अगर मैं बोलूँ कि ये 70 मतलब इसका इतना फासला लगने के पीछे का क्या कारण है, मेरा रिसर्च करना है स्टेट बोर्ड तक जब जहाँ से बच्चा ये 10th और 12th दे रहा, जहाँ पर बच्चा 10th एग्ज़ाम में हार्डली फर्स्ट डिवीज़न कर रहा, 66% नंबर ला रहा, 12th एग्ज़ाम में हार्डली 62% फर्स्ट डिवीज़न पास कर रहा है और वो बच्चा नीट में क्या 680 मार्क्स ला करके ऑल इंडिया रैंक 634 ला सकता, ऑल इंडिया ओबीसी कैटेगरी रैंक 173 ला सकता, लाया इसने। हर्डल कहाँ पे थी? जो इसे खुद पे भरोसा नहीं था। मैं सीधा बोलूँ अंग्रेज़ी यस सर। और वो भी शुरुआत के समय। यस सर। मतलब स्टार्टिंग का तो 6 मंथ मेरा अंग्रेजी समझने में गया, नॉलेज तो गेन हुआ ही नहीं। मतलब सिर्फ लैंग्वेज क्योंकि पे। आप लैंग्वेज के चक्कर में जब फँसते हैं, तो आपको कंटेंट कुछ उस समय समझ में नहीं आए। यस सर। तो मैं ये चीज़ तो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। इसलिए यदि आप जो भी हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, आप ये समझिए जब हमारा ये बच्चा कर सकता है, तो आपका बच्चा भी कर सकता है। आप अगर स्टूडेंट हैं, तो आप भी कर सकते हैं। विल पावर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो प्रवेश के अंदर था। नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर मेडिकल और नीट निकालने के लिए मतलब वो एक बोलता है ना कि बहुत अच्छा स्टूडेंट वो होना ज़रूरत नहीं है। सबसे कंसिस्टेंसी जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि 2 रोज़ पढ़ाई करेंगे तो मेरा नीट निकल जाएगा, 2 रोज़ पढ़ाई करेंगे तो जेईई मेंस निकल जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें कंसिस्टेंसी मायने रखता है। आप 10 ही आवर्स पढ़िए लेकिन डेली पढ़ाई कीजिए, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो कि मैंने मतलब मेरे को जो जो लगा है अभी तक और मैं वही चीज़ फ़ॉलो कर रहा हूँ अपना कॉलेज में भी, वहाँ भी मैं अच्छा करता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मैं अच्छा करता हूँ तो। मैं एक बात बोलूँगा तो आप चौंक जाएँगे। आप लोगों को बताएँगे, आपने 2019 में जो तैयारी करी 2020 नीट के लिए,
उस 1 साल का जो 8 महीने, 9 महीने या 10 महीने या 1 साल का जो स्पैन था, उसमें एनसीईआरटी को आपने कितने बार बायोलॉजी पढ़ा था? सर बहुत बार पढ़े थे। मैंने मतलब मेरा जो वो था रिवीजन का आई थिंक 1 मंथ में 3 बार पढ़ लिया रिवीजन हो जाता था। 1 मंथ में सिर्फ 3 बार, हाँ, वो तो स्टार्टिंग के स्टार्टिंग 2019 के स्टार्टिंग में, फिर जैसे हुआ 4 बार हो जाता था, 5 हमको लग रहा है मोर देन 20 मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था रिवीजन। मतलब मैंने टोटल काउंट किया था एनसीईआरटी को, तो लगभग मतलब रिजल्ट तक में मोर देन 60 टाइम पढ़ा था। एनसीईआरटी बायोलॉजी इस बच्चे ने 60 बार से ज़्यादा इस पार से उस पार पढ़ डाला। जो कि सर मैं इतना था कि जब क्वेश्चन आता था, तो पहले तो मेरे को चैप्टर याद आता था, फिर वहाँ पे पेज नंबर याद आता था, फिर उस पैराग्राफ आता था कि वहीं से ये क्वेश्चन। अच्छा, इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई टर्म्स आप भूल जाते थे या अंग्रेज़ी की वजह से आपको परेशानियाँ होती थी? कौन-सी चीज़ थी? एक्चुअली जो सर नीट का क्वेश्चन होता है ना, वो टू द पॉइंट पूछते हैं। तो उसके लिए अगर हम एनसीईआरटी की लाइन सीधे लाइन सीधे पूछते हैं, अगर आपको लाइन से अच्छे से जान याद है तभी होगा, अगर थोड़ा-सा भी मिस्टेक करेंगे तो वही अगला ऑप्शन रहता है। तो जो कि आप गलत काट डालेंगे, तो उसके बार-बार रिपीटेशन से होता था कि हमको ऐसा लगता था जैसे हम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2020 में, तो लगता था ये सारा क्वेश्चन मैं बनाया हुआ। तो इसके लिए मैंने बार-बार पढ़ाई करते थे कि थोड़ा-सा भी पॉइंट मिस ना हो जाए। डेफ़िनेटली सफलता में बहुत सारे शिक्षकों का योगदान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके फिज़िक्स के टीचर, बायोलॉजी के टीचर या इन्होंने 2 साल जो रिपीट करा उस दौरान किसी और कोचिंग को जॉइन किया, सभी का योगदान होता है। करंट ईयर में हाँ, डेफ़िनेटली 2019-20 में वो मेरे साथ था जिस दौरान उनका नीट रिज़ल्ट हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ये जिस बैच में पढ़ रहा था, जिन बच्चों के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, मुझे जितना ध्यान है उसमें आईआईटी के भी बच्चे, यस सर। प्रिंस था और भी लोग थे वो आशीष हाँ, यस सर। आशीष वो एमबीबीएस की नीट की प्रिपरेशन करते-करते वो 99.99 परसेंटाइल फिज़िक्स में लाया और वो अल्टीमेटली एडमिशन ले लिया जेईई मेन में। कंप्यूटर साइंस एनआईटी दुर्गापुर में वो एडमिशन ले लिया, वो आपके बैच का स्टूडेंट था यस सर, हम लोग के साथ। जो आईआईटी पटना प्रिंस गया वो कंप्यूटर साइंस लेकर के। तो क्या आपने कभी जैसे आपने केमिस्ट्री वाला बैच पढ़ा, ये बात भी मैं बहुत अच्छे से समझना चाह रहा हूँ। क्या आपने कभी दिमाग ये लगाया था कि क्योंकि बैच में तो आईआईटी के भी बच्चे बैठे थे, यस सर। तो क्या आपने कभी ये दिमाग लगाया ये मेरे को नहीं आएगा, ये टफ है थोड़ा, इतना तो नहीं आएगा तो सर पढ़ा रहे हैं तो मुझे इग्नोर करना। जैसा आजकल के बच्चे करते हैं कि थोड़ा भी डेप्थ में उतरो तो बच्चा एकदम रेजिस्ट करता है कि नहीं ये मुझे थोड़ी ना आएगा एग्ज़ाम में। ये मैं समझना चाह रहा हूँ। हुँ। सर ये बात सर आपने बहुत अच्छे पूछे हैं, लेकिन सर मेरा जो हमेशा टारगेट रहता था कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं, चाहे जेईई मेंस का हो या एडवांस का हो या नीट में मतलब नीट यूजी का हो, हमारे टाइम में नीट हो गया था। तो मैं ये कभी नहीं करता था कि ये जेईई मेंस का है इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसको इग्नोर करें। हमने हमेशा सेम फ़ोकस करता था, सेम। हम ये सोचते थे कि अगर टॉप करेगा क्लास में तो मैं क्यों ना करूँ? इसमें क्या है कि नीट है ऐसा केमिस्ट्री में तो कहीं नहीं लिखा है कि ये मैथ वाला पढ़ेगा, ये बायोलॉजी सारी सारी सिंसियरिटी की सारी लाइन एनसीईआरटी है। सर आपको बता दूँ सर मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके नोट्स बहुत ही मतलब बहुत टाइम्स पढ़ा था। साथ-साथ में एनसीईआरटी भी मैं पढ़ता था। जितना बार आपके नोट्स पढ़ते थे, उतना बार एनसीईआरटी भी पढ़ता एनसीईआरटी पूरी केमिस्ट्री आपने पढ़ी थी केमिस्ट्री में या सिर्फ़ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या पढ़ा था एनसीईआरटी? मैं तीनों पढ़ा था। फिज़िकल भी आपने एनसीईआरटी फिजिकल भी पढ़ा था? फिजिकल ये एनसीईआरटी का इवन जितना भी क्वेश्चन था एक्सरसाइज और भी 3 रहता था मेरे को जैसे हाँ, एक एग्जाम्पल करके उसके एग्ज़ाम्पलर एग्जाम्पल एग्ज़ाम्पलर और लास्ट में उसका थोड़ा टर्म वाला क्वेश्चन भी रहता था 10 करके मैंने सारा को करता जितना बार रिवीजन करता था उतना बार क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करता था उससे होता था कि केमिस्ट्री में जो भी थोड़ा याद करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो था इस रिएक्शन को प्रूव करो हुँ। इसको तो उसके ज़रिए से हमको सारा रिएक्शन याद था। टोटल परसेंटाइल आपके अराउंड 99.99 यस सर। मुझे ध्यान है और और सर सबसे हाईएस्ट मेरा केमिस्ट्री में ही सही हुआ था नीट में। अच्छा टोटल सबसे ज़्यादा परसेंटाइल आपका केमिस्ट्री में ही यस, सबसे ज़्यादा है यस। और उसके बाद क्या था? कौन-सा? बायोलॉजी सर वो दोनों का सेम है अच्छा बायोलॉजी दोनों का फिजिक्स में। बायोलॉजी और ये दोनों का लगभग हाँ, सबसे ज़्यादा इसका। केमिस्ट्री की। इसमें सर 100 रहता बट मेरा सर थोड़ा सिली मिस्टेक के कारण एक गलती हुआ। एक गलत हुआ था सिर्फ़ यस, केमिस्ट्री। यस सर। अच्छा अब मुझे ये समझाइए कि केमिस्ट्री में
जो आपके टीचर्स आपको नोट्स पढ़ाते हैं, वहाँ से एनसीईआरटी को आप कैसे डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं? मैं ट्रू रिस्पॉन्स इसमें चाहता हूँ। जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, चूँकि मैं पहले से समझा दूँ कि क्लास में पढ़ाने का जो प्रॉपर तरीका होता है, वो एग्ज़ैक्टली क्लास में जो पढ़ाने का प्रॉपर तरीका होता है, वो एग्ज़ैक्टली एनसीईआरटी नहीं हो सकता। यस सर। कारण एनसीईआरटी बहुत वास्ट है। उसमें से कुछ न कुछ चीज़ों को हमें रोकना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तो हम लोग अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं। जब आप हमारे नोट्स, हमारे क्लासेस या किसी भी टीचर की जनरली जो आपने चूज़ किया है, उनसे पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हो, तो आप क्या डिफ़रेंस महसूस करते हैं? सर सबसे पहले तो ये है कि अगर हम पहली बार खुद से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमको उसका सारा चीज़ मतलब मैक्सिमम चीज़ समझ में नहीं आता। मैक्सिमम चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं। हाँ, उसके बाद जब हम फर्स्ट बार मेरा जो हमेशा रहता था पहले नोट्स का पढ़ते थे, उससे क्या करते थे ऑलमोस्ट मोर देन 75% नॉलेज गेन हो जाता था एनसीईआरटी का। हुँ, तो फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी को पढ़ते थे, तो उससे जो थोड़ा जो एक्स्ट्रा है क्लास में तो सारे पॉइंट्स डिस्कशन करना इम्पॉसिबल है। तो फिर जो पढ़ाई करते थे और उसमें चलता रहता था कि क्लास के नोट्स में ये पढ़े हैं यहाँ भी पढ़े हैं तो चलो मतलब उसके साथ में ये भी दिमाग में चल रहा है कि क्या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड है? हुँ। अगर रहता था बुक में तो वो हमको बहुत आसानी से याद हो जाता था और अच्छे से समझ में भी आता। तो हमेशा मैं पहले क्लास का नोट्स पढ़ता था। मतलब एनसीईआरटी एक तरीके से फिलर भी है, जो गैप को भर रहा है, यस सर। जो पॉइंट्स मिसिंग है, हाँ, और एनसीईआरटी एक तरीके से एक कॉम्पैक्ट नोट्स भी है, यस सर। और एनसीईआरटी एक तरीके से जब आप क्लास करने के बाद पढ़ते हैं तो मज़ा बहुत आता है। अच्छा बहुत आता लेकिन अगर पहले पढ़ते हैं तो समझ में नहीं समझ में बोरिंग लगता है तो उससे। एग्ज़ैक्टली। अच्छा ठीक है। रिवीज़न का अभी जो दौर चल रहा है, प्रवेश बहुत फ्रस्ट्रेटिंग दौर चल रहा है। जैसे पहले आप लोग सामान्य बच्चों से रिज़ल्ट ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे हम लोग, रेदर देन कि बहुत तेज़ बच्चों के अलावे। अभी ये दौर बदल गया। जो बच्चे रिज़ल्ट देने वाले हैं, सामान्य बच्चे जो मेहनती और सामान्य, वो मोबाइल की दुनिया में सब खो चुके हैं। यस सर। तो समय बड़ा डिफ़िकल्ट है। बच्चों को कुछ बोलो, बच्चे को समझ में नहीं आता। बच्चा अपना खुद का दिमाग लगाते रहता है। वो चाहता है कि मतलब उसे खुद का ही अनुभव मेरे अनुभव से ज़्यादा महसूस। यस सर। क्या क्या दिक्कतें हैं? सर सबसे तो दिक्कत ये है पहला स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन जो है मतलब उसमें बच्चा उसका यूज़ कम करते हैं बट मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। उसको लगता है कि मैं ठीक है 1 मिनट के लिए मिसयूज़ करूँ मतलब दूसरा चीज़ देख लूँ लाइक न्यूज़ यूट्यूब सबसे ज़्यादा यूट्यूब का मैंने कॉलेज किया मेरे को ऑनेस्टली सर सेकंड ईयर में मेरा जो रूममेट था, वो मेरे को शॉर्ट वीडियो दिखाया था कि ऐसे ये शॉर्ट वीडियो कॉलेज जब आप गए, उसके सेकंड ईयर में मतलब 2022 में, ये 21 में, ये तरीके से लास्ट आप में पहली बार जाने कि यूट्यूब में ये शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो था। तो उस पे जो जाता है वो भी दोस्त ने दिखाया। दोस्त ने दिखाया, मेरे को पता नहीं था। तो उसमें मैं काफ़ी थोड़ा दिन तो स्टार्टिंग में था, यूज़ किया फिर बोला भाई ये गलत है, मैंने यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया। अरे! क्योंकि वहाँ पे मैं पढ़ नहीं पा रहा था। वो स्टार्ट करते थे, हम भी लगता था कि 1 मिनट के स्टार्ट के लिए पता नहीं चलता था कब घंटा बीत जा रहा। तो उसमें काफ़ी वो स क्योंकि सर उसमें आप सुन भाई सुन, सुन। जिस तरह का वीडियो देखेंगे आप, उसी तरह से वीडियो आते जाता है। अगला रिस्पॉन्स अगला डालते हैं, जो रिस्पॉन्स ना आपको और और क्वेश्चन रिलीज़ हाँ, करवाएगा। वो और लगता है अरे यार अगला एक देख ले, अगला एक देख ले, तो वो काफ़ी टाइम को मतलब उसमें पता ही नहीं चलता मेरा टाइम का। उसके बाद जब टाइम मेरा गुज़र जाता तब फर्दर वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन दे फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था डिप्रेशन में चला जाते हैं कि बहुत अरे यार मेरा तो 5 घंटा चला गया। मतलब कॉलेज में आपके साथ ये कुछ हुआ है? हुआ था स्टार्टिंग में मतलब अच्छा, सेकंड ईयर सेकंड ईयर में। यस सर। तो फिर अब हो गया, अब सोचता है कि चलो 5 घंटा हो ही गया, चलो और थोड़ा देख लेते हैं, तो और हो जाता है। तो ये अभी मैं गाँव भी मतलब गया था अभी सरस्वती पूजा में, वहाँ भी पेरेंट्स लोग जो आए थे मेरे पास, तो सेम चीज़ बता रहे हैं कि बच्चा लोग स्मार्टफ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम बोले यूज़ नहीं करते, मिसयूज़ करते हैं। तो बोलता है नहीं, नहीं वो ऑनलाइन क्लास देखते हैं। तो हम बोले अगर ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो आप उसको टाइम पूछ लीजिए कि कब से कब ऑनलाइन क्लास है, से बीच में तो उसी में आप फ़ोन दीजिए, उसके बाद रख लीजिए। तो वो बोला हाँ, ये हो सकता है। तो नहीं तो बच्चा को तो मिसयूज़ करना है या जो भी और भी चीज़ है, तरीके हैं मिसयूज़ करने का, वो उतना चीज़ बताना ठीक नहीं है। तो उसके लिए मतलब वो कुछ से कुछ बहाना मार ही देता है। उसको अपना करियर का नहीं पता है अभी कि हम क्या करना चाहेंगे। उसको लगता है निकल जब टाइम निकल जाता है जैसे मेरा जो था सर ऑनेस्टली था
कि मेरे को पेरेंट्स के जो था कि मेरे को रिज़ल्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। आप कितने भाई हैं? सर 3 भाई हूँ, मैं बीच का हूँ। अच्छा, आपके 2 भाई? बड़े भैया वेटरनरी डॉक्टर हैं और छोटे भाई वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल का प्रिपरेशन। जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस सर। और आपके पिताजी क्या करते हैं? सर पापा फार्मर हैं। पापा किसान। यस। क्या आपकी खेती अच्छी खासी है या कम है या बहुत कम है? सर एवरेज है। एवरेज। यस। मतलब इतना ही उपजा पाते हैं जिससे आप अपने घर को चला सकें? यस। दैट्स इट। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। हाँ, बड़े खेतिहर किसान नहीं हैं। नहीं सर, क्योंकि कोसी एरिया है। अच्छा, कोसी एरिया। अच्छा, बाँध के अंदर आपका खेत आता है खेत क्या? आता है, घर है मतलब सुपौल के बाँध के बाहर, हाँ। खेत अंदर है। अच्छा, घर बाँध के इस तरफ और खेत अंदर है। तो मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने 5 महीने तो आके गए पानी में। पान उसके बाद ऊपर से बालू आ गया। यस। तो आपके क्रॉप्स भी बहुत सिलेक्टेड होते होंगे, गेहूँ हार्डली ये आता होगा मूँग और मूँग हो मतलब दलहन और रबी फसल। हाँ, दलहन और रबी फसल। अच्छा, 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 अच्छा। मतलब बहुत पढ़ाई के लिए आपके घर में क्या सिंसियरिटी है? शुरू से सर क्या रहा पढ़ाई? पढ़ाई का मतलब जैसे पापा कितने पढ़े लिखे? मेरे पापा तो ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट, हाँ, ठीक है। मतलब पापा को स्टार्टिंग में मतलब उस ज़माने जॉब भी लगे थे टीचर वाले, बट दादाजी उसको रिज़ाइन दिला दिए, बोले सरकारी नौकरी करेगा। अच्छा, अच्छा। वही, तो उसके बाद तो फार्मर ही है, बस ट्रैक्टर रखे हुए हैं। तो पढ़ाई को लेके सिंसियरिटी थी आपके घर में? यस सर, वो बट बिहार में बचपन से, बिहार में ये चीज़ है, मैं बार-बार बोलता हूँ बच्चों को, जो भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास करके क्योंकि एक ऐसा स्टेट है, जहाँ कोई बड़ा टूरिज़्म नहीं है, कोई बड़ा व्यवसाय बिज़नेस नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई कल्चरल ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है कि जो उसको बिज़नेस लेवल पर ग्रो कराया जा सके और एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आधा बिहार तो बाढ़ में डूबा रहता है और जहाँ कहीं है तो गर्मी हद से ज़्यादा है, ना वेदर अच्छी है। शुरू से एक पॉलिटिकल माहौल भी यहाँ का थोड़ा-सा कंट्री के दूसरे हिस्से से अलग रहा है। तो इन टोटल बिहार में कुछ वैसा कुछ नहीं उस तरीके का है कि बच्चा अगर नहीं भी पढ़ाई करे, तो जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ सोच ले। जैसे अमूमन आप अगर नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, यस सर। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर के इतनी मारा-मारी नहीं रहती कि भैया आईआईटी निकालना, ये निकालना क्योंकि टूरिज़्म है उनके पास। अगर छोटा भी उनका 600-700 स्क्वायर फुट का भी एक घर है ना, तो उसमें 2 फ्लोर वो कुछ गेस्ट हाउस बना करके वो जीवन यापन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जहाँ भी बढ़िया मंदिर है, सब कुछ है, मस्जिद है या अलग-अलग रिलीजन का बेस है, तो ऐसे लगभग सारे स्टेट्स में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ मतलब मैं बिहार की पर्टिकुलर बातें कर रहा हूँ कि आप अगर पढ़ाई नहीं करते तो शायद आपके हाथों में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। ठीक है, इक्के-दुक्के वो गुदरी के लाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे भी दोस्त मित्र हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जिन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारे खुद के भाई ने भी करा है। तो मैं कुछ की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इन टोटल बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये बात तो दाद देनी पड़ेगी कि बिहार के पेरेंट्स गरीब से गरीब हों और अमीर से अमीर हों, दोनों ही एजुकेशन को तवज्जो बहुत ज़्यादा देते हैं। यस। अपना सब कुछ दाँव पे लगाने को तैयार होते हैं कि भई घर, खेत-बाड़ी जो मतलब आईटी की इतनी सारी फ़ी है, कहाँ से आएगी? पेरेंट्स को नहीं पता है कि लोन हो जाएगा। लेकिन मुझे ध्यान है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, ज़मीन बेच देंगे तुम पढ़ो तो और लिटरली किया जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, मैं कई बार लोगों से बुलवाऊँगा, बोलेंगे लोग, मुझे पता है कि वो आईआईटी के रिज़ल्ट तक पहुँचने में उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची। तो ये बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन ये सिंसियरिटी की बात ज़रूर है कि बिहार में एजुकेशन को लेकर के ये चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन जो लोग एजुकेट होते हैं, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है, अच्छा सब कुछ लेने के बाद वो फिर बाहर निकल जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता। मेरे फ़ादर की हार्ट की सर्जरी थी 2019 में, जो आपका जो बैच था, उसी ईयर। शायद आपको मालूम भी यस होगा, सर, मैं एब्सेंट था लास्ट टाइम में दिसंबर में कुछ मंथ। तो मेरी फ़ादर की सर्जरी हुई वो बॉम्बे में, बड़ी सर्जरी हुई थोड़ी क्योंकि वो 7 ग्राफ्ट उनका जो बायपास में लगा, 7 ग्राफ्ट लगा, तो 7 सर्जरी बड़ी सर्जरी हो गई है इस तरह से। तो हम लोगों ने करवाया मुंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल और जब डॉक्टर से हम लोग मिले, डॉक्टर कौशल पांडे, तो बात की और फिर मतलब हम लोग पहले सर्च कर रहे थे कि किन से डॉक्टर रमाकांत पांडा सर आप जानते होंगे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो देश के सबसे बड़े सर्जन में से एक गिने जाते हैं, बट उतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हिंदुजा में करवाते हैं।
तो हमने करवाया। फिर डॉक्टर कौशल पांडे जिन्होंने ऑपरेट किया, उसके बाद हम लोग मिले, बैठे, बात किए सर से, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी। मतलब उन्होंने कितने सैकड़ों ऑपरेशंस करे हैं, सैकड़ों तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, शायद हज़ारों होना चाहिए। करे हैं और सक्सेसफुल रहा है, और मतलब व्हाट एन अमेजिंग काइंड ऑफ ट्रीटमेंट! क्या शानदार! और उनका बताने का तरीका, समझाने का तरीका, आप कितना भी आम इंसान हो, आपकी कनेक्टिविटी, मतलब दैट वाज़ अमेजिंग। यस। ही बिलॉन्ग्स फ्रॉम बिहार। वो बेटा के हैं, उनका गया और बेटा 2 जगह से उनकी कनेक्टिविटी है। ही इज़ रूटेड फ्रॉम बिहार। तो मैं चौंक गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। यस सर। क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आप लोग रुक रहे हैं? क्यों निकल जा रहे हैं? क्या यहाँ के लोगों को ज़रूरत नहीं है? सर इसके पीछे बहुत रीज़न है, चलिए बताइए 2-3 क्योंकि रीज़न। सर कुछ-कुछ है, मतलब मतलब पॉलिटिकल भी है और भी। ठीक है, चलिए एक तो पॉलिटिकल मैं समझ रहा हूँ। यस। दूसरा, क्या ये इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस भी फाइनेंशियल भी इन चीज़ों का कोई कनेक्टिविटी है? यस सर, ऑफ कोर्स सर, बिहार में तो थोड़ा सर फाइनेंशियल का वो बताया जाता है इशू। थोड़ा सर और ये भी है कि थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट भी यहाँ नहीं मिलता है। कम। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है, थोड़ा कम क्या काफ़ी कम मिलता है, और पॉलिटिकल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। वरना कौन चाहता अपना देश राज्य छोड़ कर के भई बाहर रहिए। चाहे वो आईआईटीएन हो देश छोड़ रहे हो, चाहे वो एमबीबीएस हो अपने स्टेट को छोड़ रहे हो। चलिए, आप करियर लंबा आगे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा नहीं बुलवाऊँगा, वरना बहुत कुछ से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। है यस सर। चलिए मैं समझता हूँ। अब ये बताइए मुझे प्रवेश कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स क्या रहे? सर हमारे जो मार्क्स थे फर्स्ट ईयर में वो मतलब 60% से ज़्यादा ही है, मतलब 66 पॉइंट समथिंग परसेंट थे। ठीक है, और ये टॉपर का क्या रहा होगा? आपके बैच वो भी उसी के अराउंड थे, क्योंकि 60 से आपके बैच में कितने थे? 100 स्टूडेंट हैं। एक चीज़ और क्लियर करिए, दर्शकों को ये बताइए कि आईएमएस बीएचयू को आप देश के सर्वोच्च कॉलेजेस में कहाँ पे आप देखते हैं? सर्वोच्च मेडिकल कॉलेज। फिर उसका जो रैंकिंग है, जैसे वो कभी सेकंड रैंक भी दिखाते हैं उस मतलब इंक्लूडिंग एम्स। एम्स, इंक्लूडिंग एम्स कभी सेकंड रैंक पे भी कभी थर्ड, फोर्थ, मतलब हमेशा 1 टू 5 1 टू 5 रहते 1 टू 5 ये आइडिया। क्या ऐसा हुआ है कि नीट का ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स दिल्ली छोड़ करके आईएमएस बीएचयू जॉइन कर लिया हो? ऐसा कुछ ध्यान हैं। में? अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, इस तरीके का नहीं हुआ है, नहीं। और ठीक है। हालाँकि एम्स दिल्ली तो प्रेफ़र करेगा बच्चा, यस इसमें सर, कोई दो वो तो पीक इंस्टीट्यूट है तो। हाँ, आईएमएस बीएचयू में किस चीज़ की अगर मैं बोलूँ कि किस चीज़ के वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सर वहाँ तो जितना भी मतलब डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे हैं। हुँ, सारे फैकल्टी, मतलब इतने अच्छे-अच्छे फैकल्टी है जो कि हम अभी तक प्राइवेट में नहीं देखे, मतलब जहाँ-जहाँ प्राइवेट में का। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यस सर। और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या डिफ़रेंस आप समझाना चाहते सर गवर्नमेंट में ऑफ कोर्स सबसे पहले तो एजुकेशन पढ़ाई जो वो प्रॉपर वे में होता है, बहुत अच्छे से होता है। हैं? फिर अगर आप वो अच्छे कॉलेज में चले गए तब तो और ऊपर की और अच्छे, फिर वहाँ पे जो होता है मतलब सीखने को काफ़ी अच्छे मिलते हैं फर्स्ट ईयर में, जैसे कि एनाटॉमी में बॉडी के रिक्वायरमेंट होते हैं, डेड बॉडी का, जो कि हम लोग पे बहुत ही सरप्राइज़ वाली बात था कि मात्र 12 स्टूडेंट पे 1 डेड बॉडी था। हुँ, दूसरे पे पता नहीं कहीं तो मिलता ही नहीं। कई जगह नहीं मिलता, कई जगह पहले का तो मुझे याद भी है 10 साल, 15 साल पहले की बात है कि एक बॉडी कई साल तक लोग यूज़ कर लेते थे। जी सर, तो वहाँ पे ये है, और काफ़ी सारे सर जो ये क्लिनिकल स्किल्स होते हैं वो पे बहुत अच्छे से वहाँ पे इवनिंग पोस्टिंग हो गया, डे पोस्टिंग हो गया, बहुत अच्छे से होते हैं। और उसके बाद सारे जो उसका टॉपिक वाइज़ स्टडी होते हैं क्लास का, ऑफलाइन क्लासेज, हुँ, वो काफ़ी प्रॉपर वे में होते हैं, सारे डिसिप्लिन में टीचर आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और ये सब सारे चीज़ बहुत अच्छे हैं, और वही क्लिनिकल पोस्टिंग जो होता है सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। क्या फ़ी है आपकी कॉलेज की? सर उसका टोटल फ़ी जो होता है अराउंड 1 लाख के आस-पास है। अराउंड 1 लाख, यस, जिसमें स्कॉलरशिप में रिइंबर्समेंट भी है कुछ? यस सर, कितना? ऑलमोस्ट 60%। 60% मतलब अराउंड 40,000, मतलब अराउंड 10,000 पर ईयर जो है आपकी नेट फ़ी होती है, यस, अगर स्कॉलरशिप को मैं माइनस कर दूँ। यस सर। ठीक है, और ज़ाहिर-सी बात है प्राइवेट कॉलेज में ये मिनिमम
ये सब वो तो हमें नहीं पता, लेकिन सुनते थे कि करोड़ में करोड़ में भी जाते हैं। हाँ। हाँ, ठीक है, सही बात है। में भी जाते हैं, जी, हुँ। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा था कि वो फर्स्ट ईयर में आपके जो मार्क्स हैं वो 66% कह रहा हूँ और जो टॉपर के मार्क्स हैं वो भी उसी के अराउंड है। मतलब क्या फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी रैंकिंग क्या रही बैच में? सर वो ऐसा रैंकिंग तो इस आज तरीके तक का नहीं आता, नहीं आता। ठीक है। यस सर। और बस वही परसेंटेज बोलते हैं, तो सेकंड ईयर में आपकी क्या परसेंटेज? सर सेकंड ईयर में वही 0.4% इंक्रीज़ हुए थे, 66.4%। इंक्रीज़ हुआ था, यस सर। ठीक है। हाँ, मतलब सारे जितने भी सेमेस्टर एग्ज़ाम थे, उसमें इंक्रीज़ होते जाते थे। फाइनल ईयर ऑफ कोर्स बहुत टफ है सर, मतलब कि वहाँ पे इतना मेडिसिन अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, सर्जरी, उसके बाद पीडियाट्रिक्स होंगे, उसके बाद ओबीजी जो कि ऑब्स और गायनी दोनों होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेस्टर्न प्रसूति रोग। तो वो सब काफ़ी टफ होते हैं, तो थोड़ा-सा मतलब घटा था जो कि 65 था, फिर भी मैंने काफ़ी हैप्पी था। टॉपर का क्या रहा फाइनल ईयर में? फाइनल ईयर में उसका भी 66% या 65 पॉइंट समथिंग बताया। मतलब मैं ये बोलूँ कि आपने 10th और 12th में पिछड़ने के बाद मेहनत को मान लिया कि जीवन का सूत्र यही है, ये इसीलिए आप शायद ऊँचे वाले पोज़ीशन पर अपने आप को बरकरार रख पाए। यस, उसके बाद हमको लग रहा है हमेशा 1 टू 5 में मेंटेन किया हूँ, चाहे फर्स्ट ईयर हो या फाइनल ईयर हो। कोई महिला मित्र बनी या नहीं बनी कॉलेज में? सर अभी तक तो नहीं। नहीं बनी। अगर बन गई रहती तो ये सर मैं बनाया ही नहीं एक्चुअली, कोशिश आपने नहीं किया, मतलब कोशिश आया था बट मेरे को था कि नहीं, मेरे को पढ़ाई करना है। डेविएट नहीं हुआ। हाँ, डेविएट नहीं होना, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। कभी सोचे थे कि सर मेरे से ऐसा भी क्वेश्चन जीवन में पूछ पाएँगे सीधे? नहीं सर, पहले तो बोलते तो काफ़ी शर्म भी आता था। अब तो खैर कॉलेज का जाने-जाने हाँ, बाद ओपन हो, वो तो वहाँ तो लगता है इस कुछ है ही नहीं। आम आम बात। हाँ, आम बात है, लेकिन फिर भी मैं भी वहाँ भी मेंटेन किया। अच्छा बचते हैं। हाँ, कुछ आया भी था, मैंने मना कर दिया। अब यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं या नहीं? अभी तो ना के बराबर देखते हैं, अभी भी नहीं? क्योंकि सर वो नवंबर में आयना सेट की एग्ज़ाम भी है। अच्छा हाँ, पीजी, पीजी। पीजी। यस सर। तो अब आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो रही है, पीजी आपको करनी है पहले। यस सर, पहले पीजी करनी है। मैं उसके साथ-साथ वो सर और कुछ चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। नहीं, नहीं आप बोल सकते हैं कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें शर्म की कौन-सी बात है? नहीं सर, सोचा अगर हो जाएँगे तब बोल तो ज़्यादा नहीं, बेटर है। नहीं, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। लाइफ की प्लानिंग अलग चीज़ और जीवन में ज़रूरी नहीं है हर चीज़ अपन जो सोचते हैं हाँ, ये वो सर, ये मैं बता दूँ कि मैं सेकंड ईयर से ही एमबीबीएस का भी पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में वो भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा सेकंड ईयर से आप वो कंटिन्यू कर रहे हाँ, यस हैं। सर। मैंने आपको शायद फैज़ल आईपीएस यस का सर, नंबर वो दिया सर था। मतलब काफ़ी हमको गाइड कर अच्छा बातचीत हुई है यस फैज़ल सर, से? मतलब काफ़ी सरप्राइज़ हुई सर, एक उतने बड़े पोस्ट पे जाके भी उतने अच्छे से बात करना, वो हमारे भी स्टूडेंट हैं, मैं बता दूँ इंजीनियर फैज़ल रज़ा जो इस वक़्त मालदा डिस्ट्रिक्ट में एसपी है, आईपीएस ऑफ़िसर है, जिनका अराउंड 400 के अराउंड यूपीएससी में रैंक है, वो आईआईटी दिल्ली से पास्ड आउट है। तो जब इन्होंने मेरे से इच्छा ज़ाहिर करी कि सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन को देखना चाहता हूँ, तो जस्ट चूँकि वो पास्ड आउट है, वो भी फ्रेशर ही है एक तरह से, तो हमने नंबर दिया था इनको और मुझे नहीं पता था कि फिर आपकी बातचीत हुई, ये भी आपने अचानक बताया। वो कोऑपरेटिव है, ये अच्छे से आता है इधर सरप्राइज़ है कि ऑलमोस्ट 47 मिनट तक बात की है मेरे से, अच्छा, 47 मिनट तक। गधा मेरे से कभी बात नहीं करता है इतना। मतलब वो सर, पता नहीं सर, वो खुद बोल रहे हैं तू मेरे से अच्छा करेगा। अरे वाह! अ, तो अफ़ज़ल आप अगर सुन रहे हो तो आप अपने शिष्य के लिए खुश हो जाइए। अ, मतलब मैं ऐसा पूछा था क्या सर मैं कर सकता हूँ? तो सर पता नहीं, सर को होंगे मार्क्स और मेरा नीट का पता। तो मैंने सर हाँ, सर बोले कि तू मेरे से बहुत अच्छा करेगा, बस थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई करते रहो। तो सर को भी पता था कि एमबीबीएस पास करना काफ़ी टफ होता है और मेरा पास करना तो रहता ही नहीं, पास तो 50% पे हो जाते हैं। तो ये तो रहता है कि कम से कम टॉप 5 मेंटेन रहो। तो ज़्यादा फोकस तो एमबीबीएस पे करता हूँ अभी। अच्छा एक चीज़ थोड़ा-सा समझना चाह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ जो मतलब एमबीबीएस, पीजी करके भी यूपीएससी की ऐसा नहीं है। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी हैं। मैं जानता हूँ बहुत करीब से और सर ने एमबीबीएस करा है अराउंड 1200 रैंक के आस-पास से अराउंड पीएमसीएच से वो उन्होंने किया है एमबीबीएस। फिर पीजी उन्होंने 2-2 बार करी है सफदरजंग से। एक बार डिपार्टमेंट शायद याद नहीं, एक बार तो शायद नीरू है या क्या है ध्यान भी नहीं है। तो 2-2 बार उन्होंने पीजी किया हुआ है और उसके बाद सर ने यूपीएससी दिया है, फिर आईएएस बने, गोपालगंज के लंबे समय तक वो डीएम रहे भी हैं, अभी भागलपुर में डीएम है सर। ऐसे और भी लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है? सर एक एग्ज़ाम्पल
आखिर क्या सोच होती है इसके पीछे? आपकी क्या पर्सनली सोच है कि आखिर मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, पीजी कर रहा हूँ, नीट का मतलब मेडिकल का, फिर मुझे क्यों उस सेक्टर में ये कब आया ख़्याल? फिर अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं उस पे मेरा कोई सवाल नहीं है, हो सकता है कि वो चेंज भी हो जाए, चीज़ें होती हैं। फिर एक्चुअली जो है मैं जो 10th क्लास में था, तो मेडिकल के लिए भी मैं नहीं सोचा था, मेरे को पेरेंट्स बोले थे हुँ, कि तुमको मेडिकल प्रिपरेशन करना है। तो फिर जैसे मेरा नीट में हो गया, मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। हुँ, तो सेकंड ईयर में पापा बोले कि तुमको यूपीएससी करना। हुँ। तो मैं क्योंकि हमेशा पेरेंट्स को मैं फॉलो करता हूँ और थोड़ा सोचता हूँ कि ठीक है ये अच्छा है, तो फिर उसके हिसाब से करता हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया हूँ सेकंड ईयर से यूपीएससी। तो मेनली पापा बोले हैं तो इसलिए तो ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है या नहीं? ये सब पेरेंट्स जो भी बोल देंगे मैं हमेशा उसमें इंटरेस्ट रहता है। श्रवण कुमार हैं हमारे प्रवेश। ये नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। सच क्योंकि सर मैंने पटना भी आया था, पेरेंट्स बोले थे कि पटना में 95% बच्चा पता नहीं हो सकता है बहुत को खराब लगे, क्योंकि वहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मतलब टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो में तुमको इससे बचना है। मैंने यहाँ पे सर कंप्लेन भी किया था लड़के के बारे में, बायो के क्लास में, तो पता नहीं वो देख रहे होंगे तो उसको मतलब खराब भी लग सकते हैं। नहीं, नहीं, ठीक है। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी बच्चा अपना करियर बनाना चाह रहे हैं वो डिविएट ना हो। नो, तो फिर मैं वहाँ पे फॉलो किया और मैं पेरेंट्स को जो फॉलो करता हूँ मेरे को काफ़ी अच्छा लगता। मैं कुछ भी करूँगा उससे पहले पेरेंट्स को बताऊँगा, उससे पूछूँगा, वो बोलेंगे थे क्योंकि सर मैं मेरा जो एक पर्सनल डायरी है जो कि अभी बैग में भी है, वो हमेशा रखे। उसपे मैंने सबसे फर्स्ट पेज पे लिख के रखा ये हूँ। आप लेके आए हैं? यस सर, अच्छा, वो साथ ही रहता है, घर जाता हूँ तो कुछ-कुछ ऐड करते रहता हूँ उसपे। हाँ। तो उसपे मैं यही लिखा हूँ कि काम वही करना चाहिए, कहीं भी रहेंगे तो जो वो काम कीजिए जो हम पेरेंट्स के सामने कर सकते हैं। लाइक्स अच्छा, आपने डायरी के पहले पेज पे आपने लिखा है कि काम वो करे, लेकिन छात्र जीवन जोड़ना ज़रूरी है। हाँ, छात्र जीवन में काम वो कीजिए जो जो हम पेरेंट्स के सामने कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हो। जैसे कि आप क्या पेरेंट्स के सामने पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कीजिए। क्या पेरेंट्स के सामने आप स्मोकिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कीजिए। क्या पेरेंट्स के सामने आप किसी मतलब जो भी अभी जो सबसे मेन ये स्मार्टफ़ोन में है कि किसी गर्ल्स से बात बैठ के आप, हाँ, अ, महिला मित्र से महिला में से बतिया रहे हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, कर सकते तो नहीं कीजिए ना। मतलब ये आपका मतलब मूल सूत्र है कि आपने यस, उसको बना लिया है। यस सर, मैंने उसको हेडलाइन करके हाइलाइट कर दिया हूँ शायद। तो वो डायरी आप हमेशा रखते हो। वो उसमें इसलिए मैं रखता हूँ कि जहाँ भी ट्रेन में जा रहे हैं कुछ लगता है ये चीज़ ऐड करना चाहिए, कुछ नया चीज़ तो मैं लिखते रहता हूँ। और उसको जब और हाँ, सर ये भी बता दूँ वो डायरी में पढ़ता कब हूँ, जब मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता तब वो डायरी पढ़ता हूँ। नोवेल या कहानी की किताबें वगैरह कुछ पढ़ते हैं या नहीं? या इनके लिए वक़्त नहीं निकल पाता? सर अभी तो नहीं मिल पा रहे क्योंकि जो भी टाइम मिलते हैं तो थोड़ा-सा वो यूपीएससी का मैं देख लेता हूँ। तो आपके कोई अपने शौक कुछ ऐसा जो आपको करना अच्छा लगता हो, शौक पर्सनल लेवल पर? इससे मैं अगर दूर बात करूँ कि पेरेंट्स को अच्छा लगे ना लगे वो अलग बातें हैं। कोई पर्सनल शौक जैसे मेरा भी है, निजी शौक मुझे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। सर मेरे को वो थोड़ा वो बाथरूम सिंगिंग अच्छा लगता अरे वाह! मतलब बाथरूम में गाना गाना आपको अच्छा लगता है, ये आपका शौक है। मतलब मैंने सिंगिंग किया हूँ, कॉलेज में भी अच्छा परफ़ॉर्म किया। हाँ, मतलब स्टार्टिंग बाथरूम सिंगिंग से की अच्छा, शुरू किया था प्रैक्टिस रिहर्सल बाथरूम से। क्योंकि टाइम वही मिलता था नहाते-नहाते अपना सिंगिंग करो। फिर लगा मेरे को अच्छा है तो फर्स्ट ईयर में मैं गाया भी था, काफ़ी टीचर लोग खुश भी हुए थे। अरे वाह! हाँ, फिर फाइनल ईयर में मैंने बंद कर दिया, फिर भी मेरा पूरा 100 का 100 बैचमेट काफ़ी वो इतना खुश थे कि फाइनल ईयर में जो मैं नहीं गा रहा था क्योंकि काफ़ी लाउड था सर, वो सच में बहुत लाउड होते हैं, फाइनल ईयर टफ पास करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है एमबीबीएस का। तो उस टाइम मैंने वो जो हमारे कॉलेज में सबसे बड़ा फेस्ट होता है एलिक्ज़ियर जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अमृत, तो उसमें मैंने नहीं गाया था, तो बैचमेट काफ़ी मेरे को परेशान भी किया है। वहाँ पे सर सबसे आश्चर्य बात ये है कि बैचमेट में सब तुम से बात करते हैं। बट मैं इकलौता बच्चा हूँ वहाँ का कि सब वहाँ पे प्रवेश जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर मैंने हमेशा ऑनेस्टी बोलता हूँ। मेरे को याद है कुछ बच्चे ने मतलब ऑनेस्टी से डेविएट हुआ था कुछ ग्रुपिज़्म या जो भी था, तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था
हुँ, कि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट बेस्ट पॉलिसी। पॉलिश तो इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ़ अप्लाई भी करना। तो और अप्लाई करता था और मैंने काफ़ी जो भी स्टेटमेंट में ये नहीं मतलब हमको ये डर नहीं होता है कि इसके पास मैं बोलूँगा तो मेरा दोस्ती ख़त्म हो जाएगा, ऑनेस्टी इसके पास। तो इसके कारण ना वो सबको लगा कि मतलब एक प्रवेश ऐसा बच्चा है कि वो कहीं भी सच्चाई बोल सकता है। तो उस दिन से हमको भी आश्चर्य लगता है, मैं कितने बच्चा को बोला यार बैचमेट है, तुमसे बोल लिया करो। आज तक चाहे व्हाट्सएप पे चैट और करें। पूरे दोस्त सारे दोस्त आपस में तुम बात करते हैं और आपको प्रवेश हाँ, जी बोलते प्रवेश जी बोलते हैं, जबकि मैं कॉलेज में सबसे कम उम्र के लगते हैं, सच में लगते हैं सर। फिर भी मतलब चाहे वो व्हाट्सएप पे चैट करना हो, चाहे कॉल पे बात करना हो, प्रवेश जी ही बोलेंगे। और वो चीज़ का रीज़न हो सकता है और भी हैं। हो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर आप भी आदत डाल दें। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब हम सर बता रहे हैं वो चीज़ का मतलब अल्टीमेट क्या रीज़न है बोलने का हमको भी नहीं नहीं पता। सही बात है। हाँ, हाँ, कई बार चीज़ें मैंने पूछा भी है तो मतलब उतना पता नहीं चला, बोला बोल रहे हैं आपको अच्छा लग रहा हो। जीवन का एक बड़ा सपना सच हो गया। यस सर। एक बड़ी चीज़ जो आपने शायद नहीं सोची थी कि यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, शायद आप वहाँ और हुँ। उससे ऊँचाई पर जाने के लिए आगे उड़ान भरने के लिए आप यस, तैयार हैं। अच्छा लग रहा होगा। यस सर, काफ़ी अंदर से तो प्राउड फ़ील होते हैं। हमेशा सर आपका तो हमेशा सपोर्ट रहता है, आप तो बोलते हैं कि तुम बेटे हो, तो आपका तो हमको हमेशा याद आते रहता है। हाँ, होता है कि टाइम नहीं मिलता है तो काफ़ी बिज़ी रहते हैं और आपका सर सपोर्ट भी काफ़ी मिला। मेरे को याद है वो 2019 में सारा चीज़ करना, यहाँ पे रखना, सारा खर्च, पढ़ाई, सोना सब चीज़ यहीं पे होता था। हमेशा वो भैया लोग लगे हुए रहते थे, कोई चीज़ का कमी ना हो। सर भी आते रहते थे डाँट पूछने के लिए। मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। नहीं, नहीं बेटा जब कभी भी जीवन में किसी भी तरीके से हम शिक्षकों की पूँजी आप ही लोग हैं। जब कभी भी जो भी ज़रूरत हो, जिस तरीके की भी मेंटल, फिज़िकल, फाइनेंशियल कोई भी चीज़ आपने एक बार बोला मेरे से इच्छा ज़ाहिर करी कि यूपीएससी की सब प्रिपरेशन करनी है। मुझे और भी स्टूडेंट्स थे, मुझे ये समझ में आ रहा था कि तुम किस तरह के स्टूडेंट हो, तो मुझे कैसे बच्चों को बोलना चाहिए कि भई इसे मेंटली थोड़ा-सा देख लो कि क्या किस तरीके से गाइडलाइन चाहिए। क्योंकि सर मार्गदर्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ। पोटेंशियल रहते हुए कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, उसका एक प्रॉपर रीज़न ये भी होता है कि प्रॉपर गाइड नहीं टीचर को पढ़ना नहीं होता, लेकिन ये टीचर एक ऐसी रूपरेखा ज़रूर तैयार कर देते हैं कि बच्चा अगर करना चाहे उसके अंदर अगर विल पावर है, तो वो कर सकता है। यस, तो ये चीज़ मैं मानता हूँ। तो आप प्रवेश कुमार थे और एक बहुत ही सामान्य परिवार, किसान परिवार, बहुत ही सामान्य घर से बिलॉन्ग करने वाले एक छात्र बिहार के सुपौल जिला से कोसी नदी के अंदर जिनकी सारी खेतें हैं, कोसी नदी के कछार पे जिनका घर है, सिर्फ़ इतना उपजा पाते हैं, घर में बाबूजी की घर का अनाज रोटी चले, सब कुछ चले और पढ़ाई को इन्होंने इनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। एक आम ऐसा छात्र जो अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा भागता रहा, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा 10th में हार्डली जिसने फर्स्ट डिवीज़न किया, हार्डली जिसने 12th में फर्स्ट डिवीज़न किया, 66 एंड 62% मार्क्स के साथ। और 2-3 साल जिसे लगे अपने एमबीबीएस के सपने को सच करने में और जब वो धीरे-धीरे पहला एग्ज़ाम 400 नंबर से वो अपना नीट का शुरू करता है, सेकंड में वो 557 पढ़ाता है और थर्ड अटेम्प्ट पे वो 680 पे जाता है। जिस साल नीट 2020 में इसने 680 मार्क्स लाया, उस साल नीट के एमबीबीएस की कट ऑफ अराउंड 605 के आस-पास जाके क्लोज़ हो गई थी, 605 या 606। बच्चा उसके बाद आईएमएस वीएचयू देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में से एक ऑप्ट करता है। कॉलेज में जाने के बाद सेकंड ईयर में पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन देखता है, हाथ में लेता है और सेकंड ईयर में जाने के बाद फिर ये एक नए सपनों की तरफ ध्यान देना लगाना कोशिश करता शुरू कर देता है और वो सपना होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन जिसमें वो सेकंड ईयर फिर लग चुका है। आज की तिथि में इनका आईएमएस बीएचयू से लगभग फाइनल हो चुका है, इंटर्नशिप के पोज़ीशन पर हैं ये, अपनी एमबीबीएस के अभी पीजी के एग्ज़ाम्स हैं। और मैंने इनको इसलिए बुलाया था ताकि आज के बच्चे ये जान सकें, सुन सकें, समझ सकें कि भाई बहुत महँगी कोचिंग आपके सपनों के लिए ज़रूरी नहीं, नहीं है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है विल पावर, डर को पार करना, कंसिस्टेंसी। सर एक बात और है सर, हमको याद है कि पापा बोल रहे थे हम पैसा देंगे, तुम बाहर चले जाओ पढ़ने के लिए।
और मैंने बोला था और पापा उसके मतलब वो जो बोला था उससे सरप्राइज़ हो गए। मैंने बोला था, "पापा अगर मेरा रिज़ल्ट होना है तो मैं यहाँ से रिज़ल्ट करूँगा, मैं इंडिविजुअल से।" क्योंकि टीचर थोड़ी ना एग्ज़ाम देंगे, टीचर तो हर जगह बस एक डायरेक्शन देते हैं, कैसे पढ़ाई करना, वो हमको यहाँ भी मिल रहा है। और वो तो उसके मैंने करके दिखाया। और एक और था सर जो कि सबसे अंदर की बात है, ये मैं बहुत ही कम लोग को बताता था। मेरा ये था कि अगर मैं मतलब मैं पापा को स्टेटमेंट बोल दिया था, पापा गुस्सा भी हो गए थे कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं एमबीबीएस क्लियर करके रहूँगा। मैं ये तक बोल दिया था। आपने ऐसा बोला था। यस सर, पेरेंट्स को। तो प्रवेश के साथ ये पॉडकास्ट हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे, जीवन का सत्य क्या है। निरंतर मेहनत, अथक प्रयास, कंसिस्टेंसी के साथ ईमानदारी, डेविएशन को रोकना और कॉलेज में आज एमबीबीएस कंप्लीट करते-करते भी इनकी कोई महिला मित्र नहीं है। ये इनका मानना है कि डेविएशन को रोकने के लिए मेरा ये अपना तरीका था कि मैं इससे बिल्कुल ना हूँ। और कॉलेज में अपने दोस्तों के बीच में अकेले अपने बैच में ऐसे हैं कि सभी में तुम के बीच में ये आप बोले जाते हैं, प्रवेश जी बोले जाते हैं। तो मैं आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ प्रवेश, थैंक यू और सर। इस पॉडकास्ट को यहाँ समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं जब कभी भी आप आएँगे, हमसे मिलेंगे, हम लोग बातें करेंगे। यस सर, आपके जीवन के अगले लक्ष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू थैंक सर। यू।